बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन की हमने आज क्वेश्चन करने हैं और इसकी बेसिक डेफिनेशन समझनी है कि कोरिलेशन क्या होता है। इससे पहले हम रिग्रेशन चैप्टर पढ़ते रहे हैं, उसके क्वेश्चन मैंने समझाए थे आपको। रिग्रेशन में क्या होता है कि वो एस्टिमेट करता है एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बाय यूजिंग द नाउन वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स। यानी उसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है वो एस्टिमेट करते हैं किसी अननोन वेरिएबल की मदद से। उसमें ये देखा जाता है कि एक वेरिएबल दूसरे पर किस तरह डिपेंड कर रहा है, उसकी एस्टिमेटेड इक्वेशन क्या है। उसमें हम ज़्यादातर एक्स और वाई दो वेरिएबल यूज़ करते हैं और वाई को देखा जाता है कि एक्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है या फिर एक्स को वाई पर। अब हमारे पास है कोरिलेशन, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें दोनों वेरिएबल के बाहमी ताल्लुक की ज़रूरत होती है कि ये देखा जाए कि दो वेरिएबल एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड कर रहे हैं। यानी हम उस वक्त इंटरेस्ट हमारा होता है साइमल्टेनियसली रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स। फिर उस वक्त हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। अब कोरिलेशन की जो डेफिनेशन है, द टेक्निक used to measure the degree of linear relationship between the two variable is called linear correlation। यानी वो टेक्निक जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए अप्लाई की जाती है उसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब कोरिलेशन की एग्जांपल क्या है कि फॉर एग्जांपल देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये प्राइस और डिमांड की एग्जांपल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कोरिलेशन क्या है। अब अगर आप किसी चीज़ की प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप प्राइस कम करेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये दोनों में एक रिलेशन चल रहा है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, तो ये अपोजिट रिलेशन कहलाएगा इसमें। इसी तरह इनकम एंड कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके अखराजात भी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी इनकम बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह हाइट और वेट के दरमियान, बच्चों की हाइट और वेट ये उनकी एज और उस पर डिपेंड करता है कि जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट बढ़ता है, तो ये भी कोरिलेशन कहलाता है। यानी कोरिलेशन में जो हम न्यूमेरिकल मेजर के लिए यूज़ करते हैं वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। फिर हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को मैथमेटिकली फाइंड करने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी कोरिलेशन की वो -1 से +1 के दरमियान लाया करेगी। अब कोरिलेशन में अगर आपका आंसर आ जाता है -1, तो उस सूरत में हम किस तरह डिफाइन करेंगे उसको? कोरिलेशन अगर -1 है तो ये आंसर कहलाएगा हमारे पास परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है इसके रिप्रेजेंट किसे करते हैं? पॉपुलेशन कोरिलेशन को हम रो एक अलामत होती है पॉपुलेशन कोरिलेशन के लिए, हम ये अलामत यूज़ करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन में हम सैंपल वैल्यूज होती हैं हमारे पास, तो सैंपल के कोरिलेशन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे कि सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम सैंपल वैल्यूज से कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ये जो कोरिलेशन था ये पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट करता है, पॉपुलेशन कोरिलेशन। अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा? उसके लिए इफ आर इज इक्वल टू +1, अगर आर यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर +1 आ जाता है तो ये कहलाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह अगर r इज इक्वल टू -1 आ जाता है तो फिर ये कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और लास्ट में r इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन।
तो कोरिलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसके मुख्तलिफ फार्मूले हैं, उसको हम यूज़ करेंगे, उससे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे आर की। अब इसमें मैंने पहले बताया था कि अगर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर +1 के करीब आ जाए, 0.9 आ जाए, 0.8 आ जाए, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह -1 के अगर क्लोज होगा तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, और इस तरह 0 आएगा तो हम कहेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। अब पॉजिटिव कोरिलेशन से मुराद ये होता है कि अगर आपकी x वेरिएबल की वैल्यू फर्स्ट करें इस तरह 2, 4, 6, 8 ये वैल्यूज बढ़ रही हैं, और y वेरिएबल की वैल्यू भी इसके साथ अगर इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट करें 10, 20, 30, 40, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन वेरिएबल के दरमियान। और हम जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे r तो वो भी +1 या 1 के करीब आएगी। इसी तरह अगर हम ऑपोजिट कर लें, एक वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं और एक को हम कम कर रहे हैं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 240, 30, 20 और 10। अब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यूज कम हो रही है, तो यहाँ पे ये कहलाएगा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसी तरह थर्ड वन है कि अगर r 0 है उस वक्त क्या होता है कि r 0 होता है, एक अगर बढ़ भी रही है तो दूसरे पर उसका कोई असर नहीं होता, वो कांस्टेंट रहती है, तो उस वक्त आता है देयर इज नो कोरिलेशन। अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूले जो हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे उसको लिखते हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ। कोरिलेशन के सबसे पहले फार्मूला कोरिलेशन का r से रिप्रेजेंट करना है, सैंपल कोरिलेशन r के इक्वल होगा। इसमें अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूले याद हैं, यानी b के तमाम फार्मूले याद हैं, तो आप कोरिलेशन के फार्मूले बना सकते हैं। अब b का जो पहला फार्मूला था हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट का, n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y, ये टर्म हम यूज करते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट b y ऑन x हो चाहे x ऑन y हो, ऊपर हम ये टर्म यूज करते हैं। नीचे हम यूज करते हैं जब अगर x ऑन y है तो हम यहाँ लिखते हैं समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल का स्क्वायर। इसी तरह जब y ऑन x होता है फिर हम यूज करते हैं n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर। लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या बनेगा, इन दोनों फार्मूलों को यूज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट की दोनों नीचे वाली टर्म आएंगी और उसके साथ स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो ये फर्स्ट फार्मूला है। जब हमारे पास कॉलम में डाटा दिया होगा तो उस कंडीशन में हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। इसकी कैलकुलेशन सिंपल है। अगर आपके पास बाज़ दफा रिजल्ट गिवन होते हैं तो फिर आर के आप फार्मूले ये भी यूज कर सकते हैं। आर का सेकंड फार्मूला समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस x बार होल का स्क्वायर y माइनस y बार होल का स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके पास शॉर्टकट मेथड है d वाला फार्मूला तो फिर उसको आप यूज करेंगे dx dy माइनस समेशन dx dy ओवर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूले हैं 3। अच्छा, इसके और फार्मूले भी आर के हैं, ये सारे आपने याद रखने हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि आपको टोटल रिजल्ट कैलकुलेशन करके बता देते हैं, फिर आपने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना होता है। इसलिए आप पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब SXY ओवर SX ज़रब SY, ये अगर इनकी वैल्यूज गिवन है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपने बाज़ दफ़ा SX की ज़रूरत है तो SX के लिए भी ये फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वेरिएबल, ये हम यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए y माइनस y बार का स्क्वायर ओवर n। r का एक और फार्मूला कोरिलेशन कोफिशिएंट का समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n sx ज़रब sy। इसी तरह ये लास्ट फार्मूला, इसके अलावा भी एक दो और फार्मूले हैं, लेकिन ये मेन फार्मूले और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में या शार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लिखें,
तो ये नंबर 6 फार्मूला भी एक प्रॉपर्टीज ही है। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिखी है नंबर 4, इसमें लिखा है कि R इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर तो रिग्रेशन कोफिशिएंट दोनों प्लस में है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर भी प्लस का आएगा। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो ये भी माइनस बाहर इसके आ जाएगा और अंदर b मल्टीप्लाई बाय b बाय x। इसके अलावा पहली प्रॉपर्टी यहाँ थी कि R इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। R जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये सिमेट्रिकल होता है x और y के लिहाज से, चाहे आप Rxy कैलकुलेट कर लें और Ryx कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। जबकि रिग्रेशन कोफिशिएंट में ऐसा नहीं था, वहां पे दोनों अलग-अलग कैलकुलेट होते हैं। इसी तरह R लाइज बिटवीन, R का जो आंसर होता है वो -1 और +1 के दरमियान लाई करता है, यानी कि एग्जैक्ट -1। इसको लिखते कैसे, यानी -1 भी आ सकता है +1 भी आ सकता है। लिखना है तो ऐसे भी -1 लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू +1, यानी नीचे इक्वल का निशान भी लगाया हुआ है कि R जो है वो -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन उसके दरमियान में भी हो सकता है। इसी तरह R इज इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन अगर हम चेंज करके R कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोरिलेशन उसी तरह रहेगा। और इसको फार्मूले में हम कैसे लिखते हैं, Rxy इज इक्वल टू RUV, यानी हमने x और y का ओरिजिन चेंज करके अगर u में कन्वर्ट किया, u इज इक्वल टू x माइनस a ओवर h। इसी तरह y को v में चेंज किया तो फिर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम रहेगा। अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे डाटा दो वेरिएबल हैं x और y, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इनके दरमियान हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप फार्मूला कौन सा यूज करना चाहते हैं। जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट मालूम करना होगा तो सबसे पहले उसका फार्मूला लिखेंगे कि r जो सिंपल जिसमें जरा कैलकुलेशन है वो फार्मूला यूज करेंगे, n समेशन xy माइनस समेशन x समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में है, और n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से हमने देखना है कि हमने कैलकुलेशन क्या क्या करनी है। एक तो x और y को मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यूज को, x की हर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, क्या आंसर आता है इसका 13553। चेक कर लें जरा, 17 मल्टीप्लाई बाय 9 153। हमने एक्स वाई का कॉलम बनाना है, 18 मल्टीप्लाई बाय 8 144। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाय 7 ये 105। इसी तरह नेक्स्ट है 12 मल्टीप्लाई बाय 6 और 10 मल्टीप्लाई बाय 18 180। इसी तरह हमें चाहिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे चाहिए और ये वाई स्क्वायर चाहिए, दो कॉलम और बनाने होंगे, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वैल्यूज का स्क्वायर निकालें, 9 9 81 64 49 36 और 100। इसी तरह वाई की हर वैल्यूज का स्क्वायर निकालेंगे तो ये बनेगा 289 पहला, और 18 का स्क्वायर कितना आया आपका 324, 15 का 225 और 12 का 144, फिर 18 का आ गया हमारे पास 324। अब इनके सम करने हैं, तमाम कैलकुलेशन हमने करनी है। पहले x का टोटल क्या आ रहा है आपका जी 40, समेशन x आ जाएगा 40, समेशन y बताएं 80, इसी तरह समेशन x y 654, और नेक्स्ट हमारे पास समेशन x स्क्वायर है 330। इसी तरह समेशन y स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 1306। ये कोरिलेशन के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना है, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, n की जगह नंबर ऑफ वैल्यूज सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, n की जगह आप पुट करते हैं यहाँ पे 5। कोरिलेशन का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है, इसमें अब कैलकुलेशन पुट करनी है। उसके लिए देखिए कॉलम बनाए थे हमने एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का।
xy की जगह हमने यहाँ पे xy का टोटल लिखना था 654, n की जगह नंबर ऑफ वैल्यूज 5, समेशन x 40 और समेशन y 80। ये कैलकुलेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह नीचे जो स्क्वायर रूट में है उसमें n की जगह 5 और समेशन x स्क्वायर की जगह 330। इसी तरह n की जगह उस सेकंड पोर्शन में भी हमने y समेशन y स्क्वायर लिखना है 1306। अब आपने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3270 आ गया, 40 को 80 से मल्टीप्लाई किया 3200 आ गया, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिख दें, ये आ जाएगा 70। इसी तरह नीचे वाली दोनों टर्म है, 40 का पहले स्क्वायर लेंगे और 1600 आ जाएगा, 330 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों को आपने माइनस करना है तो आंसर आ रहा है 50। इसी तरह ये टर्म है, इसमें 80 का स्क्वायर लेंगे 64 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6530 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करें 130 है। ये कैलकुलेशन सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह 50 मल्टीप्लाई बाय 130, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर 70 पे डिवाइड करेंगे लास्ट में, तो आपका आंसर आ रहा है 0.865। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y, यानी आंसर हमारा अगर 1 के करीब है यानी 0.5 से बढ़ जाता है तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एक्स वाई वाले कॉलम के वो आप सॉल्व करने की ट्राई करें। बिल्कुल यही कैलकुलेशन है, एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन है इस टाइप के जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल दिया हुआ है। इसके नाम चेंज हो सकते हैं, एक्स वाई की जगह x1 x2 या xz वेरिएबल। तो फार्मूले में जहाँ y है वहाँ पे आप z भी लिख सकते हैं, तो फार्मूला चेंज करके वेरिएबल के नाम चेंज करके भी, लेकिन मेन फार्मूला यही रहेगा। इसको आप सॉल्व करें, इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप उनको करके देखें प्रैक्टिस उसकी, और उसके अलावा अगर किसी सवाल में कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, द स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ उसके बेल आइकन है उसको भी क्लिक करेंगे ताकि जो भी नया लेक्चर बनेगा उसकी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।